गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोस्टवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का टॉपिक है और ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है आपका पोटेंशियल स्टेप, विभव सीडी। बच्चों, विभव सीडी क्या होती है देख लीजिए। पोटेंशियल स्टेप, मान लीजिए कि m द्रव्यमान का एक कण है जिसकी ऊर्जा क्या है, E है, और वो x दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस प्रकार से m द्रव्यमान का कण x दिशा में क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, और गति करते हुए दाईं ओर से इस विभव सीडी में, ये विभव सीडी है, ये पोटेंशियल स्टेप इस विभव सीडी में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। इस विभव सीडी की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई इसकी है v0, यानी v0 ऊंचाई की विभव सीडी है। इसमें ये प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स है इस प्रकार से। तो यहाँ पर एनर्जी इसकी E लेस देन v0 होगी, यानी कि इस यहाँ तक, और इसके ऊपर एनर्जी होगी वो v0 से अधिक होगी पार्टिकल की। यहाँ x बराबर क्या है, 0 है। और तो यह पार्टिकल क्या कर रहा है, इस स्थान से यहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है बच्चों, तो ये पार्टिकल क्या करता है, ये कुछ तो इसका भाग इसको पार करके निकल जाता है, जबकि कुछ भाग इसका वापस से लौट जाता है इस दीवार से टकराकर। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे जब हम आगे देखते हैं। इसमें गणितीय रूप में वी एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पर वी एक्स इक्वल टू 0 है किस क्षेत्र में, ये क्षेत्र फर्स्ट है और ये क्षेत्र क्या है, सेकंड है। तो क्षेत्र फर्स्ट में वी एक्स का मान क्या है, 0 है, जबकि क्षेत्र सेकंड में वी एक्स का मान क्या है, v0 के बराबर है। हम मान लेते हैं, मान लिया साई1 एक्स उस कण का फलन है जो क्षेत्र फर्स्ट में, यानी कि इस क्षेत्र फर्स्ट में पार्टिकल जब है इस क्षेत्र फर्स्ट में, उस वक्त इसका फंक्शन क्या है, साई1 है, और जब साई सेकंड में है तो इसका फंक्शन क्या है, साई2, यानी कि x बराबर 0 पर साई1 बराबर क्या है, साई2 है। तो यानी कि हम मान लेते हैं, मान लिया साई1 एक्स उस कण का फलन है जो क्षेत्र 1 में गति कर रहा है। इसी प्रकार साई2 एक्स क्षेत्र 2 के लिए है। तो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। अब हम फर्स्ट ऑप्शन लेकर चलते हैं जब E लेस देन है v0, यानी कि हम इस कंडीशन में लेकर चलते हैं जब E लेस देन v0 है। इस वक्त जब पार्टिकल इस पर क्या करता है, गति करता है। तो फर्स्ट रीजन में, यानी कि जब x का मान 0 से क्या है, कम है, तो यहाँ पर v बराबर क्या होता है, 0। तो हमने बताया था जब x का मान इस v0 से कम है, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर v बराबर क्या है, 0 है, x से कम। तो यहाँ पर इसके लिए v बराबर 0 होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमें प्राप्त होगा माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई1, क्योंकि इस रीजन में फंक्शन क्या है, साई1 है। तो साई1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई1 एक्स। हम इसको लिख सकते हैं डेल 2 साई1 एक्स साई1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई1 एक्स इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं, मान लिया 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यानी कि ये 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर मान लेते हैं। तो माना 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d2 साई1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई1 एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं सेकेंड रीजन के लिए। सेकेंड रीजन यानी कि इसमें यहाँ पर क्या है, साई2 है, और यहाँ पर v बराबर क्या है, v0 है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं सेकंड रीजन में, तो हो जाएगा d2 साई2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2mh को। अब यहाँ पर v बराबर क्या है, v0 है, 0 नहीं है, इसलिए हो जाएगा v0 माइनस ई साई2 एक्स बराबर 0। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया अल्फ़ा स्क्वायर, तो हो जाएगा d2 साई2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साई2 एक्स इक्वल टू 0, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर क्या है, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v माइनस ई। अब हम मान लेते हैं इस समीकरण नंबर 4 का, पहले हम समीकरण नंबर 4 का हल क्या मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 4 का हल क्या है, साई1 एक्स इक्वल टू a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 का हल क्या मान के चले हम कि c e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस d e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स हम मानकर चले। तो मान लिया यहाँ पर जो a b c d है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो c का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तब जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते हैं तो c e की पावर अल्फ़ा x का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे c e की पावर अल्फ़ा x का मान बढ़ जाएगा, अर्थात x इक्वल टेंड्स टू इनफाइनाइट पर c e की पावर अल्फ़ा टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि संभव नहीं है इसका मान इनफाइनाइट। इसलिए तरंग फलन साई x के प्रतिबंध का पालन करने के लिए आवश्यक है कि c बराबर क्या हो, 0 हो। तो यानी कि c बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि इसलिए साई2 एक्स इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ d e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। समीकरण नंबर 7।
तो यहाँ पर जो ई बी सी डी कॉन्स्टेंट है वहाँ पर ए बराबर क्या दर्शा रहा है फॉर ए के लिए ए ई की पावर आयोटा के एक्स, यानी कि दाईं और गतिशील कण को दर्शाता है, यानी कि जो आपतित हो रहा है कण इसको दर्शाता है। कौन? ई की पावर आयोटा के एक्स के द्वारा, यानी कि ए। बी क्या दर्शा रहा है? बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, यानी कि दाईं और गतिशील कण को, ये भी लेकिन ये परिवर्तित होने वाले, मैंने जैसे कहा कि ये परिवर्तित हो जाते हैं कुछ, तो ये परिवर्तित होने वाले को दर्शा रहा है, यानी विपरीत दिशा में जा रहा है। सी का मान 0 है। डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये बाईं ओर, यानी कि ये आपकी पोटेंशियल है इस तरफ वाले पारगमित किरण के लिए है कि कुछ किरण ये आता है और ये टकराकर कुछ तो वापस लौट जाते हैं, तो ये ए को, ये बी को, सी यहाँ पर 0 है और ये किसको बता रहा है? डी को व्यक्त कर रहा है। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? पहली तो होती है कि तरंग फलन और प्रथम अवकलज सतत होने चाहिए, यानी कि साई1 बराबर क्या होना चाहिए? साई2, और प्रथम अवकलज यानी डी साई1 अपॉन डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए? डी साई2 अपॉन डी एक्स। तो इन बाउंड्री कंडीशन से हम ए बी सी डी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, x बराबर ये पोटेंशियल यहाँ स्टेप में, यहाँ x बराबर 0 है तो यहाँ पर साई1 बराबर क्या होगा? साई2 होगा। तो x बराबर 0 पर साई1 बराबर साई2 और डेल डी साई1 अपॉन डी एक्स इक्वल बराबर क्या है? डी साई2 अपॉन डी एक्स। तो समीकरण नंबर 6 में हम पुट करेंगे तो साई1 x की जगह 0 बराबर क्या आ जाएगा? a e की पावर 0 प्लस b e की पावर 0। e की पावर 0 क्या होता है? 1, तो यह जाएगा साई1 0 इक्वल टू a प्लस बी। समीकरण नंबर 7 में ये हो जाएगा साई2 0 ई की डी ई की पावर 0, वही ई की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो यानी कि साई2 0 बराबर क्या हो जाएगा? डी। तो हम यानी कि हमें प्राप्त होगा अब साई1 0 बराबर साई2 0 आपस में क्या होगा? बाउंड्री कंडीशन से बराबर, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या होगा? डी। अब हम समीकरण 6 का जब अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डी साई1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स का करेंगे तो आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स का करेंगे तो माइनस आयोटा के ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, तो अब हम x बराबर क्या रखेंगे? 0। x बराबर 0 रखेंगे तो वही e की पावर 0 बराबर 1, यह भी e की पावर 0 बराबर 1, तो हमें प्राप्त होगा आयोटा के a माइनस आयोटा के b। आयोटा के कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा आयोटा के a माइनस b। इसी प्रकार समीकरण नंबर 7 का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डी साई2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का अल्फा डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। वही x बराबर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1, तो ये प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा डी साई2 0 डी एक्स इक्वल टू माइनस का अल्फा एक्स। वही अवकलज के समीकरण से डी साई1 0 अपॉन डी एक्स बराबर होगा डी साई2 0 अपॉन डी एक्स। बाउंड्री कंडीशन से तो यानी कि इसके क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा आई के ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का अल्फा डी। अब समीकरण नंबर 8 को आई के से गुना करके 9 में जोड़ देंगे। ये समीकरण नंबर 8 ये है, इसमें हम क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ आई के से मल्टीप्लाई करके समीकरण नंबर 9 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें प्राप्त होगा, ऐड करेंगे तो आई के ए और आई के ए जुड़कर क्या हो जाएगा? 2 के ए, ये माइनस का आई के बी और वो प्लस का आई के बी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा डी आई के माइनस अल्फा। तो यहाँ से डी का जो मान प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा डी बराबर 2 के अपॉन आई के माइनस अल्फा। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 के आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस के और माइनस अल्फा आयोटा ए। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 2 के, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा के प्लस अल्फा आयोटा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डी इक्वल टू प्राप्त होगा 2 के अपॉन के प्लस अल्फा आयोटा ए। इसी प्रकार से बी हमें प्राप्त होगा के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा ए। अतः तरंग फलन साई1 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साई1 एक्स था ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसी प्रकार से साई2 एक्स इक्वल टू क्या था? साई2 एक्स इक्वल टू था माइनस का अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए 2 के अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो यहाँ पर हमें साई1 एक्स और साई2 एक्स दोनों हमें तरंग फलन प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी परावर्तन गुणांक आर। परावर्तन गुणांक क्या होता है? परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात। यानी कि ये कण आ रहा है, इससे टकराकर परावर्तित हो रहा है तो परावर्तित अपॉन
आपतित। तो यानी परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक आर कहलाता है। यानी कि आर इक्वल टू होता है वी साई स्टार साई अपॉन वी साई, ये रिफ्लेक्शन के लिए है और ये इंसिडेंट के लिए। वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन के लिए कोफिशिएंट क्या था बी और इंसिडेंट के लिए क्या था ए। आपतित के लिए मैंने पहले ही बताया, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी बी स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर, वी से वी कैंसिल, तो ये प्राप्त होगा आर इक्वल टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बी की और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा के माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा, बी अपॉन ए का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम जब खोलेंगे होल स्क्वायर को तो के माइनस आयोटा एल्फा, के प्लस आयोटा एल्फा, के प्लस आयोटा एल्फा, के माइनस एल्फा आयोटा एल्फा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आर का मान हमें क्या प्राप्त होगा 1। अतः जब E लेस देन V0 हो, यानी कि इस वाली कंडीशन में जब E लेस देन क्या है V0 है, तब विभव CD से कण का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। तो यानी कि इस कंडीशन में जो पार्टिकल है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। वे सब कण जिनके लिए, यानी कि जिनके लिए एनर्जी, जो वो पार्टिकल जिनके लिए एनर्जी V0 से कम होती है, वो इस दीवार से टकराकर वापस से लौट जाते हैं। जब बाईं ओर से विभव CD परावर्तित होते हैं तो परावर्तित होकर वापस से बाईं ओर ही लौट जाते हैं। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, जब E का मान क्या हो, ग्रेटर देन हो V0, यानी कि इस कंडीशन में जब पार्टिकल यहाँ, पहले तो पार्टिकल यहाँ से आ रहा था और हमने देखा वापस से लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है पूर्ण रूप से। अब हम देखते हैं जब पार्टिकल्स E ग्रेटर देन V0 पर आपतित होते हैं, तो माना विभव CD पर बाईं ओर से आपतित कण की कुल ऊर्जा क्या है, E ग्रेटर देन है V0। तो इसके लिए क्षेत्र फर्स्ट यानी कि वही x लेस देन 0, इसमें Vx बराबर क्या होगा 0, क्षेत्र सेकंड पर इस Vx का मान क्या है V0 है। वही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से तो हो जाएगी माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई 1 अपॉन dx स्क्वायर इजिकल टू E साई 1x। फर्स्ट के लिए, क्षेत्र फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, क्षेत्र फर्स्ट के लिए Vx इक्वल टू क्या है 0 है। इसी प्रकार से सेकंड क्षेत्र के लिए आ जाएगा माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई 2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस V0, यहाँ पर Vx बराबर V0 है क्षेत्र सेकंड के लिए E साई 2, तो ये वही मान लेंगे हम के स्क्वायर बराबर क्या है 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और के डैश स्क्वायर हम इस बार हम मानेंगे के डैश स्क्वायर इक्वल टू 2m माइनस V0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो इसलिए d2 साई 1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 1 बराबर 0, और ये सेकंड कंडीशन समीकरण हो जाएगी d2 साई 2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साई 2 बराबर 0। जब हम के डैश अपॉन के, इस के डैश में अपन के का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है के डैश अपॉन के इज इक्वल टू होता है अंडर रूट E माइनस V0 अपॉन E। अब वही हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इस समीकरण नंबर फर्स्ट का जो हल है, यानी कि इसका जो हल है वो क्या है, साई 1x इज इक्वल टू ए ई की पावर आयटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयटा के एक्स। इस समीकरण का हल हम क्या मान लेते हैं, साई 2x इक्वल टू सी ई की पावर आयटा के डैश एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयटा के डैश एक्स हम मान लेते हैं। चूँकि x ग्रेटर देन 0 के लिए परावर्तित तरंग माइनस x दिशा में संचरित करने का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार से हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वापस से लौटने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए x ग्रेटर देन 0 में दाईं और कोई भी दीवार नहीं है, यहाँ पर कोई भी दीवार नहीं है, अतः d बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन से वो साई 1 बराबर क्या होगा साई 2, और डी साई 1 अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा डी साई 2 अपॉन डी एक्स। वही एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट इक्वल्स टू 0 पर समीकरण नंबर 4 में यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 वही 1, e की पावर 0 1, तो यानी साई 1 0 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसी प्रकार से साई 2 0 बराबर क्या हो जाएगा c, क्योंकि d का मान तो क्या है 0 है, तो यानी कि साई 1 0 इक्वल टू ए प्लस बी, और साई 2 0 बराबर क्या हो जाएगा सी, और साई 1 0 बराबर क्या होता है साई 2 0, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा सी। इसी अब हम डेल साई 1 अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और फिर उसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है आयटा के a माइनस बी, और डेल साई 2 अपॉन डेल एक्स उसमें भी हम अवकलन करके x बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है आयटा के डैश c। तो वही बाउंड्री कंडीशन से जब डेल साई 1 अपॉन डेल एक्स बराबर करेंगे डेल साई 2 अपॉन डेल एक्स के, तो आयटा के a माइनस बी बराबर हो जाएगा आयटा के डैश c। आयटा से आयटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यानी कि a माइनस बी बराबर हो जाएगा c के डैश अपॉन के।
अब समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 को हम ऐड कर देंगे, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7। तो ए बराबर 2a और प्लस a माइनस b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 1 प्लस k डैश अपन के c। इसी प्रकार 6 में से जब 7 हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2b बराबर 1 माइनस k डैश अपन के c। तो अब समीकरण 9 में समीकरण 8 का भाग देके हमें प्राप्त होगा b अपॉन a का हम मान क्या प्राप्त होगा k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश। इसी प्रकार से c अपॉन a का मान क्या होगा समीकरण नंबर 8 से 2k अपॉन k प्लस k डैश। तो अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, आप परावर्तित प्रायिकता घनत्व अपॉन आपतित प्रायिकता घनत्व, यानी कि v² अपॉन va²। तो v से v कैंसिल, यानी b अपॉन a का होल स्क्वायर। तो b अपॉन a का वैल्यू पुट कर देंगे, b अपॉन a की वैल्यू क्या है k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। k को कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस k डैश अपॉन k अपॉन 1 प्लस k डैश अपॉन k। k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा k डैश अपॉन k इक्वल टू, हम k डैश अपॉन k हमने निकाला था तो उसका मान क्या था √1 माइनस v0 अपॉन e। तो k डैश अपॉन k की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो k डैश अपॉन k की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा r इक्वल टू 1 माइनस k डैश अपॉन k की वैल्यू पुट करेंगे तो √1 माइनस v0 अपॉन e अपॉन 1 प्लस √1 माइनस v0 अपॉन e का होल स्क्वायर। अब यदि e बराबर v0 है, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर e बराबर क्या है, v0 है। तो अगर e बराबर v0 है तो r बराबर क्या होगा, तो e बराबर v0 हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो e बराबर v0 तो ये जाएगा 1, यानी 1 माइनस 1 0, ये भी 1, यानी कि 1 अपॉन 1, यानी कि r बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 1। तो यानी कि जैसे जैसे e का मान बढ़ाया जाता है r का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब हम निकालेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, यानी कि कितना ट्रांसमिट होता है, पारगमित कितने होते हैं। तो यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा v डैश अपॉन v डैश, ट्रांसमिशन का कोफिशिएंट क्या होता है c, और आपतित का इंसिडेंट का कोफिशिएंट क्या होता है a। तो यानी कि हमें ये प्राप्त होगा v डैश c का होल स्क्वायर अपॉन v a²। v डैश क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रीजन सेकंड, रीजन में पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी कि ये रीजन फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये सेकंड रीजन में पार्टिकल की वेलोसिटी v है और फर्स्ट में क्या है, v है, v डैश है। तो हो जाएगा t इक्वल टू, जो कि हम जानते हैं p बराबर क्या होता है mv, और b बराबर क्या होगा p अपॉन m, और हम जानते हैं p बराबर क्या होता है h अपॉन लैम्डा। तो p इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 2 पाई k, लैम्डा क्या होता है क्योंकि 2 पाई अपॉन k, तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई क्या होगा, h क्रॉस k। तो यानी p इक्वल टू हो जाएगा h क्रॉस k, इसलिए v बराबर क्या होगा h क्रॉस k अपॉन m, यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे तो, और v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा h क्रॉस k डैश अपॉन m। तो v डैश और v की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो v डैश की h क्रॉस k डैश अपॉन m और अपॉन h क्रॉस k अपॉन m। तो h डैश से h डैश कैंसिल, m से m कैंसिल, c अपॉन a की वैल्यू पुट कर देंगे 2k अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त होगा k डैश अपॉन k और ये होल स्क्वायर 4k² अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4k डैश अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। तो t इक्वल टू हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, हम k को कॉमन लेकर को कॉमन ले लेंगे, तो ये k² बाहर आ जाएगा, एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 4k डैश अपॉन k अपॉन 1 प्लस k डैश अपॉन k का होल स्क्वायर। k डैश अपॉन k का मान पुट कर देंगे, वही √1 माइनस v0 अपॉन e, हम इसमें मान पुट कर देंगे। तो ये प्राप्त होगा 1 प्लस √1 माइनस v0 अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा r प्लस टी। तो हम r प्लस टी निकालेंगे तो हम देखते हैं r प्लस टी का मान क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। तो यानी कि e ग्रेटर देन v0 वाले कण की संगत तरंग का विभव CD पर आंशिक तो परावर्तन होता है और आंशिक ही उसका क्या हो जाता है, पारगमन हो जाता है। यानी कि आंशिक परावर्तन हो जाता है और आंशिक ही पारगमन हो जाता है। यानी कि जितना परावर्तन अधिक होगा तो पारगमन कम होगा, पारगमन अधिक होगा तो परावर्तन कम होगा। यानी कि विभव CD पर परावर्तित प्रायिकता फ्लक्स तथा पारगमित प्रायिकता फ्लक्स में क्या हो जाती है, बट जाती है। इसका जो डायग्राम है वो देखो दिखा रखा है, ये परावर्तन गुणांक का है। इस प्रकार से जैसे जैसे k अपॉन k डैश का मान बढ़ता जाता है, परावर्तन गुणांक का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि जैसे k अपॉन k डैश का मान बढ़ता जाता है, जो तरंग है वो परावर्तित कम होती जाती है और पारगमित ज़्यादा होती जाती है। ये से हम इस प्रकार से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी E अपॉन V0 पर
पूरे ही परावर्तित हो जाती है और उसके बाद जैसे जैसे यानी कि इस कंडीशन, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है इस कंडीशन में। और इसके बाद जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाता है, परावर्तन गुणांक का मान कम होता जाता है और पारगमन गुणांक का मान बढ़ता जाता है। तो ये आपकी विभव सीढ़ी थी, पोटेंशियल स्टेप। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।